क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए थे, गोलमेज, है ना, गोलमेज सम्मेलन। कितने हुए थे ये? 3 हुए थे। पहला कब हुआ था? 30 में। दूसरा कब हुआ था? 31 में। तीसरा कब हुआ था? 32 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में से कौन से सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? दूसरे में, ठीक है। और तीनों सम्मेलन आयोजित कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ लिया था कारगिल वॉर। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। आंग्ल मैसूर युद्ध हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1767 से 69 के बीच में। और कौन सी संधि से ये समाप्त हो जाता है? मद्रास की संधि। किसके बीच में होता है? हैदर अली वर्सेस EIC। दूसरा जो आंग्ल और मैसूर युद्ध होता है वो कब होता है? 80 से 84 के बीच में होता है। कौन सी संधि से खत्म हो जाता है? मंगलोर की संधि से। किससे हो जाता है? मंगलोर की संधि। और किसके बीच में लड़ा जाता है? टीपू सुल्तान और EIC। टीपू सुल्तान जीत जाता है। तीसरा कब होता है? 90 से 92 के बीच में। और ये भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। और ये कौन सी संधि से होता है खत्म? श्रीरंगपट्टनम से, ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। और इसके बाद आखिरी जो है 1799 के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और यहाँ पर जो है चारों आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त। कालीकोटा का युद्ध हमने कल देख ही लिया था। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन से बाद में जो कुछ घटनाएं हैं जो कि 1942 के बाद की इंपॉर्टेंट है। जैसे 1942 में केवल क्रिप्स मिशन ही इंपॉर्टेंट नहीं था, और भी एक इंपॉर्टेंट था। वो इंपॉर्टेंट क्या था? एक मूवमेंट, एक आंदोलन जो भारत का सबसे बड़ा आंदोलनों में से एक माना जाता है। वो कौन सा था? वो था आपके भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इसके जरूरी हैं, जो भी हैं वो सारे मैं बताने वाला हूं आपको। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रणेता हैं, प्रणेता कौन माने जाते हैं? हाँ, MG गांधी या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी ही है हमेशा। इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और 2 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? हाँ, नॉन वायलेंस डे यानी अहिंसा दिवस के रूप में बनाते हैं। गांधी जयंती तो है ही है, लेकिन गांधी जयंती का नया नाम क्या है? अहिंसा दिवस है, ठीक है ना। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, है ना। राष्ट्रपिता की उपाधि बर्मा से दी थी उन्होंने। और बापू की उपाधि इन्होंने किसको दी थी? भीमराव अम्बेडकर ने इनको। 12 दौर की महिलाओं के नाम से भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इसके प्रणेता माने जाते हैं ये। होता क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है? 1942 में जब हमारे यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता है और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करता है कि हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? भारतीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो इनको ये समझ पसंद नहीं आती है बात। ये कहते हैं नहीं भैया, हमको क्या चाहिए? आप स्वतंत्रता चाहिए, हमें तो क्या दे दीजिए, आप आज़ादी दे दीजिए, हम हमारे सारा काम खुद कर लेंगे। और ये जो जोश में एक अनाउंसमेंट कर देते कि मैं तो एक नया आंदोलन शुरू करने वाला हूँ। वो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कहते हैं कि हम नया आंदोलन ये कर नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस कहता है कि अगर आपने मेरा प्रस्ताव पास नहीं किया तो मैं इस देश की बालू से इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका प्रस्ताव कहां पे पेश हुआ था, कहां पारित हुआ था, ये देखिए ना। इस आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा। वर्धा कहां पर आता है किसी को आइडिया? महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र के कांग्रेस सम्मेलन में प्रस्तुत व स्वीकार किया गया, प्रस्तुत व पारित किया गया, है ना, नहीं चलो पारित किया गया।
पारित किया गया कि हम कांग्रेस वाले जो हैं आपके साथ हैं। ये जो प्रस्ताव है हम कांग्रेस का जो नया अधिवेशन होने वाला है उसमें हम इसको प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद 7 अगस्त 1946 7 अगस्त 1942 कांग्रेस ने ये जो प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने बोला कि बापू हम आपके साथ हैं, आप आंदोलन करिए। ठीक है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया। ठीक है, कांग्रेस ने स्वीकार लिया। ठीक है, फिर महात्मा गांधी कहते हैं अगर आप सब लोग मेरी बात पे राजी हैं तो मैं इस आंदोलन को शुरू करने के लिए तैयार हूं। तो कांग्रेस ने पूछा बापू बताओ तो सही कब शुरू करने वाले हैं ये आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने बोला कि इस आंदोलन की शुरुआत कब होगी, 9 अगस्त। शुरुआत कब होगी, 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू होगा। कांग्रेस वालों ने और जनप्रतिनिधियों ने पूछा कि बापू हम सबको आना कहाँ पे है जहाँ से ये आंदोलन हम शुरू करेंगे। अंग्रेजों को बोलेंगे कि भैया भारत छोड़ो, हम भारतीय आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सबके सब कहाँ आ जाइए, गवालिया टैंक मैदान, गवालिया टैंक मैदान। और गवालिया टैंक मैदान कहाँ पर आता है, बम्बई में आता है। ठीक है, गवालिया टैंक मैदान बम्बई से ये जो है शुरू हो जाता है। बम्बई से ये आंदोलन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बम्बई से ये आंदोलन शुरू हो जाता है तो बहुत सारे यहाँ पे कांग्रेसी हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो है भारतीय हैं। सभी के सभी लोगों को जो है बड़े बड़े कांग्रेस के जो नेता हैं अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। अब बारी आती है महात्मा गांधी की। बापू को पूछा जाता है बापू आप भी हमको क्या कह दीजिए या इनको 2 शब्द कह दीजिए जिसकी वजह से इनमें क्या आ जाए, मोटिवेशन आ जाए, इनमें क्या आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए और इस आंदोलन में ये बहुत अच्छे से भाग ले सकें। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं केवल 3 शब्द बोलूंगा। महात्मा गांधी ने क्या बोला, मैं केवल 3 शब्द बोलूंगा कि ये आंदोलन हमारे और आप सबके लिए है, भारत के भविष्य के लिए है। और मेरे ये 3 शब्द आप याद रख लीजिए, करो या मरो। या तो आप इस आंदोलन को जो है करके मरना हो तो मर जाओ, और या फिर अंग्रेजों के साथ रह के मरना है तो वैसे मर जाओ, और आंदोलन करना है तो आंदोलन करो। ठीक है, तो इस आंदोलन में गांधी जी का जो नारा था वो आपको याद रखना है। नारा कौन सा था, करो या मरो का नारा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, करो या मरो, ये इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, नारा दिया है। जैसे ही ये नारा यहाँ पे दे दिया सारी चीज फाइनल हो गई। अंग्रेजों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा क्या करने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। शुरुआत कब करने वाले थे, ये 9 अगस्त 1942 को। लेकिन इसी दिन जब प्रातःकाल होती है, सुबह होती है, महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, 9 अगस्त को ही, ठीक है 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज जो है एक ऑपरेशन चलाते हैं। उस ऑपरेशन का मतलब एक अभियान चलाते हैं जिससे धर पकड़ करते हैं। उस अभियान का नाम होता है ऑपरेशन 0 आवर। को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 चलाकर ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर का मतलब होता है बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, यानी कि 3:30-4 बजे के आसपास। सूर्योदय कब होता है, लगभग 5, सवा 5, 5:30 के आसपास होता है। तो ऑपरेशन 0 आवर का मतलब यही होता है कि सुबह होने से पहले ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी अरेस्ट है ना, को गिरफ्तार कर लिया गया। अब महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके उन्होंने थोड़े टाइम तो ओपन में रखा, लेकिन जैसे लोगों को ये सूचना मिल जाती कि महात्मा गांधी को फलाना जगह रखा गया तो सारी की सारी जनता क्या आ जाती, वहां पे आ जाती। इसलिए अंग्रेजों ने उनको दिमाग लगाया और दिमाग लगा के महात्मा गांधी को वहां बंद किया जहां के बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे।
ठीक है, जिसके बारे में आइडिया भी नहीं लगा सकते कि महात्मा गांधी को वहां अंग्रेजों ने नजरबंद कर रखा होगा कि सारी सिक्योरिटी को ऐसे बना दिया गया जैसे लगा कि अंदर जो है कोई एक मेहमान आया हुआ है और बाहर जो है केवल सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, लेकिन अंदर मेहमान नहीं था। मेहमान कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, गिरफ्तार कर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना यहां से, गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस, आगा खां महल, ठीक है, आगा खां पैलेस या महल, और ये कहाँ आता है? ये आता है पूना, ठीक है, ये आता है पूना के अंदर। और पूना कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं? मुंबई के नाम से। मुंबई तो उसी में आता है ना। महाराष्ट्र में नजरबंद, नजरबंद मतलब उन पर नजर रखी गई कि वो खुद कुछ कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि महात्मा गांधी जब भी गिरफ्तार होते उनके पास एक थैला रहता था, ठीक है, और उस थैले में 4 चीजें होती थी। एक उनके पानी के पीने के लिए लोटा होता था, ठीक है, दूसरा उसमें एक धोती हुआ करती थी जो कभी भी चेंज कर लेते थे, और तीसरी जो चीज होती थी उसमें एक कलम और शाही इंक पॉट होती थी, और चौथी होती थी कागज के पन्ने और किताब होती थी। ये 4 चीजों को वो हमेशा अपने साथ कैरी करते थे। ठीक है, नजरबंद किया गया, बंद किया गया, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के कांग्रेसी थे, बाकी जो कांग्रेसी थे उनको भी अंग्रेजों ने कैद कर लिया, और कैद करके उनको अहमदनगर की जेल में रखा, उनको महात्मा गांधी के साथ नहीं रखा। अन्य या कांग्रेसी कार्यकारिणी, कांग्रेसी कार्यकारिणी को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। अहमदनगर जेल कहाँ आती है? महाराष्ट्र। सबको कहाँ रखा गया भाई? महाराष्ट्र में ही रखा गया, जेल में रखा गया, ठीक है। इतनी बड़ी सारी चीजें हुई थी यहाँ पर, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो इतना अच्छा प्रयास किया था, उस प्रयास को अंग्रेजों को खबर लग गई, और उस इफेक्ट को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? धूल में मिलाने की कोशिश की। लेकिन ये बात जब जनता तक पहुंच गई कि बापू को क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया। अब अंग्रेज अपनी जेलों में कितने लोगों को भर सकते हैं? 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन उस समय जनता जो थी लाखों में थी, और वो जो जनता थी बापू के पीछे चलती थी। तो उन जनता ने क्या किया? बहुत बड़े बड़े जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिया, और इसी दौरान महात्मा गांधी की जो हेल्थ है वो भी जो है नाजुक हो जाती है, और 9 मई 1944 को महात्मा गांधी को क्या कर दिया जाता है? आज़ाद कर दिया जाता है, ठीक है। 9 मई 1944 को महात्मा गांधी को रिहा किया गया। गांधी को रिहा किया गया। 9 मई 1944 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया, ठीक है। ये बिल्कुल नई चीज थी आपके पास कि महात्मा गांधी को रिहा कब किया गया था। पकड़ा कब गया वो आपको बता दिया। ऑपरेशन 0 आवर आपको ध्यान रखना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी तस्वीर है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद 1942 में ही एक और चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, वो भी आपको याद रखनी है, और वो है आजाद हिंद फौज की स्थापना। आजाद हिंद फौज नाम सुना है आप लोगों ने? कौन है उसके संस्थापक? नहीं, देखिए यही तो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, ठीक है। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रास बिहारी बोस। क्या माने जाते हैं? रास बिहारी बोस माने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस तो इसको 1943 के आसपास ज्वाइन करते हैं और इसके सेनापति बनते हैं, कमांडर बनते हैं।
हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आजाद हिंद फौज को बिल्कुल न्यू पैटर्न से गठन करने का काम किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसीलिए उसके वास्तविक संगठनकर्ता कौन माने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ठीक है, देखना 42 में रास बिहारी बोस ने गठन किया। ठीक है, लेकिन वास्तविक जो गठन है या सिस्टमेटिक रूप से है वो किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना भारत में करी। ठीक है, और इस भारत के अंदर इन्होंने क्या करी है? ब्रिगेड का जो है बहुत अच्छी अच्छी ब्रिगेड बनाई है। वो क्या होती है देखिए, वर्ष 1943 1943 सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति बने और इन्होंने अपने तरीके से जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया। बोस आजाद हिंद फौज के सेनापति बने। और जब इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड बनाई। 3 ब्रिगेड यानी कि 3 शाखाएं बनाई, ये अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए ये वाला प्रश्न कि आजाद हिंद फौज की ब्रिगेड कितनी थी? आजाद हिंद फौज की ब्रिगेडियों की संख्या, ब्रिगेड्स की संख्या कितनी संख्या है? यहाँ पे 3 संख्या है और तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। पहले का नाम क्या है? जो सुभाष जी के नाम पे थी उसका नाम है सुभाष फौज। आप इसको सुभाष फौज बोलो या इसी को आप बोलो सुभाष ब्रिगेड। दूसरी जो है महात्मा गांधी के से इंस्पायर्ड थी और दूसरी का नाम था गांधी ब्रिगेड। और जो तीसरी का नाम था नेहरू ब्रिगेड। सबसे ज्यादा जो पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो कौन सी है? सुभाष ब्रिगेड है। बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं। आप कमांडो के नाम सुनते हो ना, तो वो कमांडो रियल में अगर कहीं पे थे तो वो यहाँ थे, सुभाष चंद्र। मतलब वेल ट्रेंड, बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं उनको मिली हुई थी यहाँ पे। लेकिन ये सारी की सारी जो कमांड्स है ना, ये किसकी हैं? ये सारी की सारी हैं पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए हैं। इसमें महिलाएं नहीं थी। ठीक है, महिलाओं के लिए अलग से एक कमांड बनाई गई थी, महिलाओं के लिए। भारत के अंदर अगर आप भी आज आपको मौका मिले कि आप एक जो है महिला बटालियन का स्थापना करो, तो आप किसके नाम से करोगे? है किसी के पास कोई आइडिया कि मैं तो उसके नाम से बनाऊंगा? भारत की सबसे बहादुर महिला कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। तो उनके ब्रिगेड का नाम भी क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई जो ब्रिगेड है वो इनका नाम था। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग क्या जानते हो? है किसी के पास थोड़ी बहुत जानकारी? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? अच्छा, महात्मा गांधी से ये छोटे थे या बड़े थे? ये बताओ। चलो, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बड़े थे या छोटे थे? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कभी दिमाग में नहीं आया आप लोगों के। 1938 में महात्मा गांधी के एक प्रतिनिधि थे पीटा सीतारमैया, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के बीच में कांग्रेस का चुनाव हुआ था। अध्यक्षता हासिल कौन कर लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पे वो क्या कर देते हैं? उसको छोड़ देते हैं। बताएगा कोई मुझे सुभाष चंद्र बोस के बारे में?
आपको पता होना चाहिए, ये हमारे रियल रिजेंट लीजेंट है भैया, सुभाष चंद्र बोस। जितना नाम आप भीमराव अंबेडकर का लेते हो उतना ही नाम आपको सुभाष चंद्र बोस का लेना चाहिए। इनका जो जन्म है, ठीक है, जन्म कब होता है इनका? 23 जनवरी 1877। 23 जनवरी 1877 को होता है। तो बताओ गांधी जी से बड़े हुए या छोटे हुए? छोटे हो गए। गांधी जी का कब हुआ था? 69 में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ होता है इनका? इनका जो जन्म होता है वो आता है कटक में। कटक कहाँ आता है? ओडिशा। कटक कहाँ आता है? ओडिशा में आता है भाई। यहाँ इनका जो है जन्म हो जाता है। ठीक है, इनके द्वारा जो एक नारा दिया जाता है वो नारा कौन सा है? तुम मुझे खून दो, खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब ब्लड डोनेट से नहीं है। पता चलो लो साहब निकाल लो एक दो बोतल खून, आजादी दे दो हमको, तो वो नहीं है इसका, है ना। इसका मतलब क्या है? तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, जंग में अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप अपनी शहादत से पीछे नहीं हटोगे, खून बहाने से पीछे नहीं हटोगे, तो आपको आज़ादी मिल के ही रहेगी। मुगलों ने भारत पे जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो हमेशा जीत क्यों पाए? क्योंकि उनके जो सैनिक थे वो किस में आगे रहते थे? खून बहाने में। वो मरने के लिए भी तैयार थे और मारने के लिए भी तैयार थे। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो सैनिक थे वो मारते भी थे, मरते भी थे, लेकिन साथ में एक टेंशन रखते थे कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। अभी भी अगर आप लोगों को कोई काम बोला जाए आप कर तो लोगे बड़ी बहादुरी के साथ, लेकिन दिमाग में एक बार ये जरूर आएगी बात कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते थे। जब आप पूरी दुनियादारी को जो है, रिश्तेदारी को सहना बंद कर देते हो, तब जाके एक रियल जो है लीजेंड बनता है। ठीक है, ये नारा दिया इन्होंने जापान के अंदर। जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, इनको देश निकाला कर दिया, तो जापान से जो है ये पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सिंगापुर से पूरी चीज को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और एक दिन सिंगापुर से टोक्यो जा रहे थे। टोक्यो कहाँ आता है? हाँ, जापान की कैपिटल का नाम टोक्यो। ठीक है, वहां जा रहे थे और वहीं पे जो है उसका जो इनका हवाई जहाज था, जो इनका एरोप्लेन था, वो उस इंजन में आग लग जाती है और आग लगने से इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी तक इनकी लाश नहीं मिली और ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है कि बाकायदा उसी एरोप्लेन या हवाई जहाज में सुभाष चंद्र बोस जी थे या नहीं थे, या ये कहीं ना कहीं गायब हो गए। इनके बारे में कुछ भी पुख्ता इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, 18 अगस्त 1945, है ना, 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है यहाँ पे। खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध तो, है ना। हाँ, टोक्यो, टोक्यो कहाँ आता है? हाँ, जापान की कैपिटल है ना। जाते समय हवाई दुर्घटना में मृत्यु, अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे थे। जहां अंग्रेजों की सेना ऑलरेडी है, आप उसके खिलाफ अपनी सेना कैसे बना सकते हो, है ना। हवाई दुर्घटना में मृत्यु, लेकिन ये मृत्यु प्रमाणित नहीं है भैया ना, ऐसा लिखते हैं बस, लेकिन एक्चुअलिटी में यानी वास्तविकता में ये कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी गई है। जो लोगों ने दूसरे लोगों से सुना उसी लोगों ने उन्हीं को किताबों में क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। रियल के अंदर कहीं पे भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि वाकई इनकी जो डेथ है ऐसी हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे सामने अगला 3 जून 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी को आइडिया है क्या 3 जून 1946 को क्या हुआ था? 3 जून 1946 को बोला जाता है माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना जून के महीने में आई थी, इसीलिए इसको बोला जाता है जून प्लान। माउंट बेटन योजना या जून प्लान बनाने वाला व्यक्ति कौन था? उस समय का भारत का वॉइसराय, उस समय का
वॉइसराय, ठीक है। निर्माता, इसका जो निर्माता है वो कौन है? तत्कालीन वॉइसराय, तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड माउंट बेटन, तत्कालीन वॉइसराय लॉर्ड माउंट बेटन, बेटन है ना, ठीक है। और इसको जो है इंग्लैंड, इस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री वो कौन है? एटली, कौन है? एटली, ठीक है, जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इंग्लैंड का पीएम लॉर्ड एटली, लॉर्ड एटली, ये इन दोनों ने ये प्लान बनाया था। और ये प्लान क्या कहता है, क्या है इस प्लान में? ये प्लान ये कहता है, ठीक है, जुलाई 1948 तक जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाएगा तो हम भारत की जो इंडिपेंडेंस है, भारत की जो आज़ादी है, सत्ता है, जो हम किसको दे देंगे? भारत, और भारत के साथ एक और देश को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ये है दो देशों के अंदर, ये कहता है माउंटबेटन प्लान। इसके अनुसार भारत में इसके अनुसार ब्रिटिश सत्ता को दो डोमिनियन स्टेट्स में विभाजित कर देंगे, में विभाजित कर देंगे, विभाजित कर देंगे। कौन कौन से डोमिनियन स्टेट होंगे? एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान, एक होगा पाकिस्तान, ये दो होगा। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं वो स्वतंत्र होंगी, कि वो पाकिस्तान में मिले या फिर हिंदुस्तान में मिले, मतलब ये उनको विवश नहीं किया जा सकता, ठीक है। रियासतों को स्वतंत्र रहने अथवा रहने से विवश नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। कुल मिला के उन्होंने भारत के क्या कर दिए? टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने पूरे जितनी भी रियासत थी 565 प्लस, उन सबको ये मैसेज दे दिया, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, आप चाहो तो जो है पाकिस्तान में मिल जाओ, और आप चाहो तो अपनी खुद का राज्य या देश बना सकते हो, हमारी तरफ से हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसने बोला? ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला। लेकिन ये देश लॉर्ड माउंटबेटन का थोड़े ना है, वो दूसरे के घर में आकर दूसरे के घर के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, ठीक है। तो ये माउंटबेटन आपको याद रखना है। माउंटबेटन प्लान कब आती है? 3 जून 1946 को। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि जुलाई के अंदर मुस्लिम लीग, जुलाई के अंदर, जून के अंदर ये आता है, जुलाई में मुस्लिम लीग एक नारा देती है, क्या? बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो, मतलब उनमें फूट डाल दो, उनको लड़ा दो, हिंदुओं को हिंदुओं में से लड़ा दो, मुस्लिम को जो है हिंदुओं से लड़ा दो, या सिखों को जो है हिंदुओं से लड़ा दो, किसी भी तरह से इन सबको लड़ाओ और उनको क्या कर दो? छोड़ दो, अपने हाल पे छोड़ दो। तब विवश होकर या तो वो पाकिस्तान में आ जाएंगे या फिर वो क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट रह जाएंगे। जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, बांटो और छोड़ो
का नारा दिया, बांटो और छोड़ो का नारा दिया, बांटो और छोड़ो को छोड़ा का नारा दिया, ठीक है। और इसका नतीजा क्या हुआ, परिणाम क्या निकला माउंटबेटन योजना का? परिणाम ये निकला कि देश में दंगे शुरू हो गए। देश में क्या हो गए थे? दंगे शुरू हो गए थे। मुस्लिम लोग ने बहुत जगह आग वगैरह ये सब लगाना शुरू कर दिया और फाइनली 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र बना, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। और 15 अगस्त को एक नया देश बना, उसका नाम क्या है? 1947। क्या हो गया? भारत को आज़ादी मिली, है ना? भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी मिली। जब तक देश आज़ाद हुआ लगभग 3 से 6 महीने तक भारत की जनता को ये पता नहीं था कि अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए हैं। 3 से 6 महीने तक ही। गांव में कहाँ मैसेज जाता था? ये तो आज मैसेज आपकी व्हाट्सएप है, उस समय क्या था? गांव में तो टेलीफोन तो छोड़ो, बहुत दूर की बात होगी, ना टीवी ना कुछ, कोई सूचना नहीं जाती थी। एक लेटर को पहुंचने में भी 15 महीने, क्या 15 दिन या महीने भर लग जाते थे। आपने कभी अभी किसी लेटर को, अभी भी आप लेटर पोस्ट करते हो, आधार कार्ड आता है तो 7 दिन लग जाते हैं, है तो उस समय सोचो कितना टाइम लगता होगा। तो 6 महीने तक भी लोगों को पता नहीं था। और आजाद होने के 6 महीने के बाद भी एक हमारे यहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज था, जुल्म करता रहा वो साउथ इंडिया के एक गांव के ऊपर, बहुत खतरनाक, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। फिर जो उसको इंफॉर्मेशन लेकर आया वहां से दिल्ली से, उसको उसने रास्ते में मार दिया ताकि वो गांव वालों को नहीं बता सके। इतना शोषण किया अंग्रेजों ने, हमको इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाई थी। इट्स ट्रू है, देश आजाद हो गया, पूरे देश को ये चीज पता करने में या होने में लगभग 6 से 7 महीने लग गए कि हम आजाद हो चुके हैं। आप शुक्र मनाओ कि आप आजाद देश में पैदा हुए हो। अगर प्रतन देश में पैदा हुए होते तो उसकी कंडीशन बहुत खतरनाक है, हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। चलिए, हमारे माउंटबेटन हो गया, देश को हमने आज़ाद कर लिया। इसके बाद हमारी संविधान सभा बन जाती है और 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? देश का संविधान लागू हो जाता है। यहाँ पे नेशनल लेवल की जितनी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको करा दी हैं। अब आता है थोड़ा वर्ल्ड लेवल की चीज़ें, विश्व स्तर की, ठीक है। विश्व स्तर की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं जर्मनी का एकीकरण। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जर्मनी का एकीकरण। नॉर्मली जर्मनी की पहचान किससे है? हिटलर कहां का था? हिटलर कहां का था? फ्रांस का। हिटलर कहां का था? फ्रांस का था, जर्मनी का नहीं था भाई। कहां का था? फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? नेपोलियन बोनापार्ट का, नेपोलियन कहां का था? क्या वो जर्मनी का था? नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था? फ्रांस का था। कुछ भी गलत मत करो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। जर्मनी का कौन था? हिटलर था। जर्मनी का कौन था? हिटलर था, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, ठीक है। जर्मनी का जो एकीकरण है, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति कौन है? उसका नाम है बिस्मार्क। आपने पढ़ा होगा आपकी कक्षाओं में बिस्मार्क के बारे में, नाम आया होगा कभी तो लाइफ में, बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने वाला। इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है जो हम यहां से लिंक करते हैं भारत के लिए। भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है? भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन है वो बता देता हूं आपको थोड़ा सा। जर्मनी भी क्या है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था और बिस्मार्क ने सभी छोटे छोटे जो एरियाज थे उनको एक जगह करके एक नया राष्ट्र बनाया जिसका नाम क्या था? जर्मनी। भारत भी जो है टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था, उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका? बहुत बढ़िया। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है
वो बोला जाता है। जर्मनी की ही एक और चीज बहुत फेमस है, क्या आप में से किसी को याद हो या आपने कभी सुनी हो तो बताओ। बहुत ही खतरनाक चीज है, उसको बोला जाता है जर्मनी का नाजीवाद। जर्मनी का नाजीवाद। नाजीवाद क्या होता है? एक पार्टी थी यहाँ पे, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको बोला जाता था नाज दल, नाजी दल, नाजी दल के नाम से जाना जाता था। और उसको बनाने वाला जो व्यक्ति था वो दुनिया का सबसे खतरनाक लोगों में से एक माना जाता है, जिसका नाम था हिटलर। ठीक है। नाजीवाद, इसका जनक जो माना जाता है, जनक हिटलर को माना जाता है। का जनक, जनक माना जाता है किसको? हिटलर को माना जाता है, जनक माना जाता है हिटलर। ठीक है। अगस्त 28 अगस्त 1889 में इसने एक जो इसका जो जन्म है हिटलर के बारे में, अब हिटलर के बारे में आपको चीज बताता हूँ। देखो हिटलर, ठीक है, सबसे पहली चीज आती है हिटलर का जन्म। हिटलर का जन्म होता कहाँ पे है? वॉन में होता है। वॉन कहाँ आता है? जर्मनी में आता है। कब आता है? 18 अगस्त 18 अगस्त 1880 18 अगस्त 1889, 18 अगस्त 1800 सॉरी 28 अगस्त है ना, 28 अगस्त 28 अगस्त 1889 में 28 अगस्त भी नहीं होगा यार, अप्रैल होना चाहिए, 20 अप्रैल है, 20 अप्रैल 1889 का, हाँ वो उसका डेथ का है। जन्म जो है इसका 1889 के अंदर हो जाता है। ठीक है। और जन्म लेने के बाद ये एक पार्टी बनाता है। ठीक है। और उस पार्टी का नाम ही क्या होता है आपके सामने? नाजी दल होता है। ठीक है। पार्टी बनाने के बाद ये अपने सैनिकों के, अपने कुछ लोगों की एक आर्मी बनाता है। और आर्मी बनाने के बाद एक नारा देता है जो वर्ल्ड पॉपुलर है। वो नारा क्या कहता है? एक राष्ट्र और एक नेता। हिटलर का बहुत फेमस नारा है ये, एक राष्ट्र। ये कहता है कि पूरी दुनिया में एक ही राष्ट्र होना चाहिए और एक ही नेता होना चाहिए, इसलिए ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र और एक नेता जो है ये कहता है। ठीक है। ये अपने लिए एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है माय क्रेम। ठीक है। इसकी बायोग्राफी है, आत्मकथा, आत्मकथा है इसकी एक, और उस आत्मकथा का नाम है माय क्रेम, है माय क्रेम, माय क्रेम्प, माय क्रेम्प, KEMF, माय कैंप, माय कैंप। इसको हिंदी में बोला जाता है, जर्मन शब्द है ये, मेरा संघर्ष। हिंदी में बोला जाता है इसको मेरा संघर्ष। ठीक है। कौन सा विश्व युद्ध लड़ता है ये? पहला लड़ता है या दूसरा लड़ता है? दूसरा लड़ता है। कौन सा लड़ता है? दूसरा लड़ता है। और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की क्या होती है? हार होती है, जीत होती है? जर्मनी जीतता है। कैसे? जर्मनी कौन से वाले गुट में था? मित्र राष्ट्र में था या दूरी राष्ट्र में था? परमाणु बम किस पे फोड़े गए थे? मित्र राष्ट्र पे या दूरी राष्ट्र पे? मित्र राष्ट्रों पे फोड़े गए थे। ये क्या होता है? हार जाता है। और जापान मित्र राष्ट्रों में था, शामिल हो गया था, पहले दूरी राष्ट्रों में था। तो जर्मनी की क्या होती है? हार होती है। और हार होने की वजह से यह 30 अप्रैल 1885 को, 30 अप्रैल 1985 को, 45 को ये क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है। ठीक है। ये क्या करता है? आत्महत्या करता है, सुसाइड। और आत्महत्या कब करता है? ये करता है 30 अप्रैल 1945। तो बताओ हिटलर ने कितने साल जिंदगी जी है? 56 साल का। और 56 साल में ऐसी जिंदगी जी कि आज भी हम उसको याद कर रहे हैं, उसके 56 साल बाद भी, उसके मरने के 56 साल बाद भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी जिंदगी जी है हिटलर ने। हमें भी ऐसा ही करना है कि हमारे बाद भी लोग जो हैं हमको याद करते चलें। ठीक है।
चलिए अगला आता है आपके सामने, जो दूसरी एक और कंट्री है उसका नाम है इटली। इटली, ठीक है। इटली जैसे जर्मनी के अंदर नाजीवाद चलता है, वैसे इटली में क्या चलता है, फांसीवाद चलता है। क्या चलता है, फासिज्म, है ना। इटली किसके लिए जाना जाता है, फांसीवाद के लिए जाना जाता है। आपको याद रखना है फांसीवाद कहाँ का है, इटली, या इसी को बोला जाता है फासिज्म, इसी को ही बोला जाता है फासिज्म, है। कौन सा, नाजी दल, हाँ नाजी दल थी, पार्टी थी इसकी, है ना। फांसीवाद का जनक कौन है, जैसे नाजीवाद का जनक किसको बताया था हमने, हिटलर को बताया था। इसी तरह से फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है, उसका नाम है ड्यूम। क्या जनक है इसका, ड्यूम। लेकिन ड्यूम से आप नहीं समझोगे क्योंकि आपने नाम कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगला नाम मैं जो लिखने वाला हूं आप समझ जाओगे। ड्यूम को ही साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, मुसलोनी। मुसलोनी, मुसलोनी का नाम सुना आपने, ड्यूम मुसलोनी का एक नेता है ये, मुसलोनी ड्यूम, ठीक है। फांसीवाद का जनक याद रखना, ठीक है, का जनक मुसलोनी। आपसे पूछा जाए मुसलोनी कहाँ का नेता, तो जवाब क्या दोगे, इटली का, ठीक है। इसी तरह से एक जगह आती है जिसका नाम आता है जापान। जापान का जो आता है वो नाम आता है जापान का साम्राज्यवाद। जापान का साम्राज्यवाद। आपको ये जितने भी वाद नजर आ रहे हैं ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जर्मनी का क्या है, नाजीवाद। इटली का क्या है, फांसीवाद। जापान का क्या है, साम्राज्यवाद, ठीक है। और अमेरिका का क्या है, साम्यवाद। अमेरिका का अलग है। जब भी चार ऑप्शन तैयार हो जाते हैं तो हमको पकड़ बनाना जरूरी हो जाता है। इसका जो नेता माना जाता है जापान का, जापान को क्या, मैं सिर्फ जापान बता देता हूँ, इसके लिए बता देता हूँ आपको, नेता नहीं बताऊंगा क्योंकि कभी पूछा नहीं गया एग्जाम में। जापान को दुनिया में किसके नाम से जाना जाता है, ये जापान वो देश था जिसने रूस को 1905 में हराया था। रूस को, इतने बड़े देश को इतने छोटे बड़े देश में हराया था। इसी को बोला जाता है पीत, क्या बोलते हैं, पीत आतंक बोला जाता है। जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, ये छोटे छोटे एसएससी के बहुत ही यूनिक प्रश्न बनते हैं ये, ठीक है। जापान को पीत का आतंक कहा जाता है, ठीक है। अगली जो तीन चार छोटी छोटी चीजें हैं और क्या है, अगला है आपके सामने चीन की क्रांति। आप लोगों ने औद्योगिक क्रांति का नाम तो सुना था। औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई है, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ की है, इंग्लैंड की है। अगला लिखाऊंगा लेकिन मैं पहले आपको चीन की क्रांति लिखा रहा हूं, ठीक है। चीन की क्रांति, चीन की क्रांति कौन से साल की है, वर्ष 1911 की है। चीन की क्रांति वर्ष 1911 की है। अब क्रांति जो है किसी ना किसी नेता की वजह से होती है, तो इसका जो नेता है माओ, माओत्संगे चुंग करके ऐसा नाम आता है उसका, तुंग, है ना, माओ माओ संगे तुंग ने, तुंग ने चीन में, चीन में तंग ने चीन के अंदर जनवादी, जनवादी चीन में जनवादी, जनवादी साम्राज्य या जनवादी गणराज्य, रिपब्लिक, है ना, जनवादी गणराज्य राज्य की स्थापना करी। स्थापना की अगर तारीख पूछ लिया जाए या साल पूछ लिया जाए तो 1 अक्टूबर 1949 को, 1949 को, ठीक है। ये चाइना के लिए तो माओ तक, ये तुंग सही है,
ठीक है। रशिया माओ तसे है, माओ का यहाँ पे माओ तस्के, चलो अच्छा ये कह रहे हो जो आप ऐसे ऐसा कह रहे हो मेरे को, ये चीज कह रहे हो माओ तसे, चलो ठीक है, माओ तसे सही कह रहे हो, माओ तसे ही है। ठीक है, दो क्रांतियां और आती हैं हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट आती हैं, एक आती है फ्रांस की क्रांति और एक आती है रूस की क्रांति। ठीक है, अमेरिका की क्रांति कब हुई थी वैसे, किसी को आइडिया? अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी। ठीक है, लेकिन हम अमेरिका के साथ साथ सबसे पहले पढ़ते हैं अमेरिका की क्रांति पढ़ते हैं। ठीक है, आज इंटरनेशनल लेवल की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं देने वाला हूं। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति होती है कब? 1776 AD, 1776 में जो है अमेरिका की क्रांति हो जाती है। ठीक है, और तारीख भी पूछे जाए कि आपको पूछा जाए कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें आप दिवस भी ऐड कर सकते हो। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस ये बनाया जाता है 4 जुलाई। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो इसका मतलब अमेरिका कब आज़ाद हो गया? 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो जाता है। ठीक है, अमेरिका के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात किया, जब ये आज़ाद होता है तो ये दुनिया का सबसे पहला क्या करता है? लिखित संविधान बनाता है ना। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान बनाता है। दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का तो किसके नाम पर? इंग्लैंड के नाम पर है, लेकिन लिखा हुआ संविधान सबसे पहला किसके पास नाम पर है? अमेरिका के नाम पे सबसे पहला लिखित संविधान बनाता है। दूसरा, दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान है वो भी किसके नाम पर है? अमेरिका के नाम पर है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा संविधान भी किसका है? अमेरिका का है। और कितने अनुच्छेद हैं इसके अंदर? अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेदों की संख्या 7 है। कुल अनुच्छेद भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, और यहाँ पर कितने हैं? 7। देखो 7 अनुच्छेदों से वो पूरा देश चला रहा है अमेरिका, 7 अनुच्छेदों से पूरा देश चला रहा है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा नेता है जिसके बारे में एक स्टेटमेंट आता है बहुत ही फेमस है, उस नेता का नाम है अब्राहम लिंकन। 17 बार राष्ट्रपति के चुनाव में हारा ये, 17 बार, लेकिन फाइनली फिर ये देश का क्या बना? राष्ट्रपति बना। 17 बार राष्ट्रपति का चुनाव हारा है ये। ठीक है, और इनका सेंटेंस है जो आप कभी भूल नहीं सकते। वो सेंटेंस क्या है किसी को याद? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र कहलाता है मीन्स ये कि संसद या देश पे शासन करने वाले जितने भी नेता हैं, उन नेता को चुनने वाला कौन होना चाहिए? जनता होती है। हमारे यहाँ पे कौन सुनती है? जनता सुनती है। ठीक है, और अमेरिका के संविधान से ही हमने क्या ग्रहण करे हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए हमने? यहीं से लिए हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली है? यहीं से ली है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, एक लास्ट है फ्रांस की क्रांति, है ना। वो इसमें बता देता हूं मैं पहले आपको, चलो मैं लास्ट में एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखो फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में। और इस समय फ्रांस का जो राजा है उसका नाम क्या है?
लुई 16वां, लुई 16वां, ठीक है। और यहाँ का जो प्रमुख नेता है वो नेता कौन है? लेनिन, प्रमुख नेता, उस नेता का नाम है लेनिन, ठीक है। प्रमुख नेता का नाम है लेनिन। और हमने यहाँ से कौन से 3 शब्द लिए हैं? हमने 3 शब्द लिए हैं, एक कौन कौन सा? एक तो बंधुत्व, एक पंथ निरपेक्षता, 3 शब्द लिए ना हमने यहाँ से फ्रांस की क्रांति से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता। और यहीं का जो सबसे बड़ा नेता था वो नेता का नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। अब आपको ये सारे जो हैं आपके ये दिखा देते हैं। देखो ये रही आपकी चीन की क्रांति, ठीक है, ये फ्रांसिस क्रांति, और ये आपकी रूसी क्रांति 1917, तीनों पढ़ ली। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा में आपको जर्मनी का नाजीवाद, इटली का फांसीवाद, जापान का साम्राज्यवाद, और एक और बताया था अमेरिका का साम्यवाद, ठीक है। ये सारी चीज़ भी आपको पढ़ाई। फिर हम अब पढ़ेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर से, नया टॉपिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। थैंक यू।